नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे ईरान और इजरायल के बीच बढ़ रहे घर्षण की। ईरान और इजरायल जिस तरह एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, ड्रोन, मिसाइल्स और हर तरह के हमले हो रहे हैं, परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और ऐसे में ये युद्ध जो है वो आगे चलकर क्या दिशा ले सकता है? क्या अन्य देशों को भी इसका असर होगा? अन्य देशों में भी अब इसके प्रति चिंता जताई जा रही है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध इस कदर आगे बढ़ता है तो सभी देशों को दिक्कत आएगी। और आज इसी पर चर्चा होगी कि कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है ईरान और इजरायल के बीच पनप रहा ये घर्षण। अब मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और फिर उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिरकार किस हद तक ये जो घर्षण है पहुंच सकता है और अन्य देशों को इससे क्या असर होगा। मेरे साथ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में ज्योति पटेल जी जुड़ी हैं। ज्योति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मदन मोहन जी जुड़े हैं। मदन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले ज्योति जी के पास चलते हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पर काफी उनका अध्ययन भी रहता है और खुद 6 महीने विदेश में भी रहती हैं, यानी अमेरिका रहती है, तो अमेरिका की पॉलिसी से भी काफी हद तक वाकिफ है। ज्योति जी, ये जो घर्षण बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा लगता है दिवाली में हमारे यहाँ जैसे पटाखे चलाए जाते हैं, इस तरह से ड्रोन और मिसाइल अगर दागे जाते हैं तो दोनों देशों में सैकड़ों लोग मर रहे हैं। किस हद तक इस घर्षण को जाते हुए देख सकते हैं आप? मयूरिका, देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों से कहीं न कहीं युद्ध चल ही रहा और हमेशा ये आशंका जताई जाती है कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। जी। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक ये मतलब आया नहीं है, अभी तक कि भई विश्व युद्ध तक पहुँचेगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि हुँ, हर देश जब अंदर झुकाता है युद्ध में, हुँ, तो फिर ये विश्व युद्ध की नौबत आती है। लेकिन अब सब देश जो हैं, तो वो समझ चुके हैं पहले 2 विश्व युद्ध की मार झेलने के बाद कि ये शुरू ना हो, जब तक अपने मतलब कहते हैं ना पैरों तले आग नहीं आती है, तब तक शायद ही कोई इसमें हाथ डालेगा। हाँ, इनडायरेक्टली सब हेल्प करते हैं, लेकिन वो गुप्त हेल्प होती है। जैसे अब रशिया को गुप्त तरह से तो शस्त्र पहुँचाता है, अपने सैनिकों को भी जैसे यूक्रेन ने पकड़ा। तो अभी ये देखिए, पहले जो था 20 वर्ष पहले अपनी जो मतलब एक इक्वेशन बनी हुई थी पूरे विश्व में, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन किसका दुश्मन, कौन किसका दोस्त। लेकिन वो अब इक्वेशन बहुत कुछ बदल चुकी है और वो अब हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखना समझना होगा। हुँ, क्योंकि देखिए, बहुत वर्ष पहले रशिया था, तो हुँ, वो हमारा मित्र था और हम भी उस वक़्त सोवियत था। जी। तो वो सोवियत और भारत बहुत पक्के दोस्त थे और काफ़ी आदान-प्रदान और विनिमय होता था, हुँ, सांस्कृतिक हुँ, भी, साहित्यिक भी और हर तरह से। और हुँ, उस वक़्त हम अमेरिका की गुड लिस्ट में नहीं थे। जी। उसके बाद जब सालों बाद जब इक्वेशन अब जाके आज की मैं अगर बात करूँ, तो इक्वेशन ये है हुँ, कि रशिया हमारा मित्र है, लेकिन अब वो पहले की तरह खुल के नहीं साथ देगा, क्योंकि अब वो चीन की उसको ज़्यादा ज़रूरत है। हाल राइट। अभी यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, तो वो हुँ, चीन उसको ज़्यादा मदद कर रहा है। चूँकि हम तटस्थ देशों में गिने जाते हैं, तो हम हुँ, डायरेक्टली कभी किसी को युद्ध में सहायता नहीं देते हैं, ये हमारे देश की पॉलिसी है। जी। तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि अब कुछ भी होगा तो वो खुल के रशिया पहले की तरह हमें साथ नहीं देगा। अब जैसे अभी फ़िलहाल हम जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त बात करें, तो किसी भी देश ने मतलब सबने हमसे सहानुभूति के शब्द तो कहे, जी। लेकिन किसी ने पाकिस्तान को खुल के डपटा नहीं है। हुँ। उसने मतलब कि चलिए, वो अपना नेटवर्क जब तक दुरुस्त करते हैं, मदन जी के पास चलती हूँ। मदन जी, ये जो घर्षण बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? किस हद तक जा सकते हैं ईरान और इज़राइल और दोनों देशों का जो इतिहास रहा है, उस हिसाब से क्या सोचते हैं? अब दोनों देशों ने जिस तरह एक दूसरे के साथ दुश्मनी मोड़ ली है और एक दूसरे पर अब जानलेवा हमले कर रहे हैं और निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है। तो 2025 जो है, वो बहुत ही खराब रहा है। आप चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ईरान ईरान और इज़राइल की जो अभी
जो घटनाएँ चल रही है। लेकिन जो ईरान और जो इज़राइल का जो संबंध है, वो शुरू से ऐसा नहीं था। हुँ, आप जब देखेंगे जब 1948 में जो है सो इज़राइल की जब स्थापना हुई, उसके बाद 1950 में जो है एक तरीके का आप समर्थन था ईरान को इज़राइल का। जी। लेकिन जब 1979 में जब हुँ, khomeini की जो सरकार आई, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, जी। उसके बाद से जो है उनकी पॉलिसी बदली और हुँ, ईरान जो है इज़राइल को एक दुश्मन के रूप में देखने लगा और इज़राइल जो है वो अपने एक्जिस्टेंस क्राइसिस को जो है तो बचाने के लिए जो है सो वो ईरान पे हमेशा जो है उन दोनों का जो है सो बहुत ही खराब स्थिति हो गई। और आप देखिएगा जो दोनों में जो है उसके हुँ, बाद से वॉर चालू हो गए, चाहे वो हिज़्बुल्लाह के द्वारा हो, चाहे हमास के द्वारा हो, जिसको जो है आप नियमित रूप से जो है ईरान जो है उनको फंडिंग करता है साल में $100 मिलियन के आसपास जो है 700 से 1000 मिलियन डॉलर के आसपास उसको जो है तो हुँ, सपोर्ट करता है हर साल। तो हुँ, एक तरीके का जो है एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है देश और दूसरा जो देश है वो जो है अपनी पहचान वो आप देखिएगा जो एक सऊदी अरब है और एक ईरान है, दोनों जो है इस्लामिक मुल्क के जो है वो चौधरी बनना चाहते हैं और दोनों जो है अपने-अपने तरह से जो है तो इस्लामिक जो रीजन्स है उस पे अपना कब्ज़ा चाहते हैं। तो जी। एक तरफ जो है सो इज़राइल जो है वो अभी सऊदी अरब से उनका अच्छा संबंध है और हुँ, ईरान जो है वो अ, आप देखिएगा सीरिया के थ्रू, चाहे हमास के थ्रू, चाहे वो जो है हिज़्बुल्लाह के थ्रू जो है, हमेशा किसी न किसी स्तर पे जो है, इज़राइल को हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है। जी। और ये जो अभी स्थिति है, ये कहाँ जाएगी, अभी हुँ, किसी को भी नहीं पता है क्योंकि दोनों के बीच जो है मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है, दूसरी हुँ, बार, जब हुँ, ईरान ने पहली बार अप्रैल या उससे पहले जो है अटैक करा था मिसाइल से और ये हुँ, दूसरी बार है जब दोनों आपस में मतलब सीधी-सीधी उलझे हैं। इससे जी। पहले जो है वो दोनों जो है बीच किसी को जो है माध्यम बनाकर लड़ा करते थे। हुँ, लेकिन ये युद्ध जो है अभी कहाँ जाएगा, वो अभी हुँ, कहना मुश्किल है। और जहाँ तक बात भारत की है, तो हुँ, भारत जो है वो हमेशा से ही आप देखिएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है सा सब जो है वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा लेकर चला है और वो जी। चाहता है जो क्योंकि भारत के जो संबंध हैं, हुँ, वो इज़राइल से भी बहुत गाढ़े हैं और ईरान से भी बहुत गाढ़े हैं। जी। ईरान से जब आप जाइएगा तो ईरान से भारत के स्ट्रैटेजिक संबंध है, वहाँ पे हमारा जो है चाबहार पोर्ट हमने डेवलप किया है और हुँ, वो एक काउंटर स्ट्राइक जो है अपने को मध्य एशिया एशिया में स्थापित करने के लिए जो है, एक बहुत बड़ा वो रीज़न हो सकता है और जहाँ तक इज़राइल की बात है वो हमें डिफेंस की जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है। जी। तो ये सारे गणित है कि ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, वो किस हद तक पहुँच रहा है। ज्योति जी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका कनेक्शन हमसे टूट गया था। मैम आप जो कह रहे थे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब अब वैश्विक राजनीति के समीकरण बहुत कुछ बदल चुके हैं, तो हुँ, मतलब ये बात है कि अब हमें एक तो भ्रम में रहना मतलब अब हम नहीं रह सकते क्योंकि देखिए अब अपन जो एक अगर आत्मश्लाघा में रहते हैं कि भई हमसे सब दोस्ती रखते हैं या हमको सब चाहते हैं, तो ये मैं कहूँगी कि आत्म प्रशंसा वाली बात होगी क्योंकि जी। अभी तक सब कुछ सामने आ चुका है कि कोई हुँ, देश भारत के साथ खुल के नहीं खड़ा रहेगा बल्कि हमने अभी देखा कि जैसे ट्रंप ने तो मोदी जी की मित्रता की लेकिन अपने स्वार्थ के लिए की और एक हुँ, बार मतलब भारतीयों के वोट मिल गए फिर मैं कौन तू कौन और अब जिस तरह से वो भारत के साथ अपनी नीतियां बदल रहे हैं तो उससे काफी कुछ हमें अब समझ लेना चाहिए एक्चुअली हुँ, पहले भी अमेरिका का इंटरेस्ट एक मार्केट से ज्यादा भारत में था नहीं जी। वरना जब उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन था लादेन तो हुँ, वो पाकिस्तान ने जरूरत की थी उसको छिपाने की और उन्होंने जब पाकिस्तान में ढूंढ के उसको मारा लेकिन फिर भी उसको कुछ कहा नहीं ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान की ना तो आलोचना की ऐसे मामले के लिए और ना ही कोई प्रतिबंध लगाए
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को किसी बहुत बड़ी वजह से पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, जी क्योंकि और ये बात पाक भी जानता है। और अभी भी हमने देखा कि जैसे ट्रम्प ने अपनी जो परेड होने वाली थी उसमें असीम मुनीर को उसने एज ए गेस्ट बुलाया। जी तो ये बहुत कुछ के समझा जाता है हमें। अब दूसरी बात ये है कि अब इज़राइल और ईरान की बात करें तो अमेरिका से दोस्ती पाने के चक्कर में हमने ईरान जैसे दोस्त को गंवाया है। देखिए ये जी बहुत सीधी बात है, क्योंकि ईरान से हम सीधा तेल लेते थे और इसके लिए अंडर सी पाइप डालने का प्रोजेक्ट भी चल रहा था। जी और ईरान के अंदर हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, लेकिन फिर अमेरिका के दबाव में आके उससे दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में हमने वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब रद्द किए और हमने एक तरह से ईरान से अपनी दोस्ती तोड़ दी। जी अब देखने वाली बात ये है कि अभी अब दुनिया का जो दो मुहा रवैया है उसको मैं अब समझाती हूँ जी कि ईरान पे युद्ध करने के लिए इजराइल ने ये कारण दिया है कि वो परमाणु बम बना रहा है और वो बनाना पूरा करे ये हम मतलब एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी से उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना दुश्मन को तो उगते ही खत्म करना चाहिए, जी ये कहावत है। अब अगर सोचो कि जब पाकिस्तान परमाणु शस्त्र बना रहा था, हमें पता था अगर अपना भारत पहले से उस पर हमला करता कि भाई हमें अपना दुश्मन आगे वो बढ़े वो हमें नहीं चाहिए, तो क्या ये दुनिया भारत को साथ देती? नहीं देती। तो मतलब ये एक समझने वाली बात है कि अमेरिका जो है वो बिना शर्त के इज़राइल के साथ हमेशा खड़ा रहता है। उसके फेवर में हर मतलब अंतरराष्ट्रीय मंच पर या यूनो वगैरह में कभी भी कुछ भी जरूरत होती है वो अपना वीटो यूज करके इज़राइल के पक्ष में खड़ा रहता है। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई मित्र नहीं है। देखिए पाकिस्तान के लिए चीन ने वीटो यूज किया था, जी लेकिन रशिया ने कभी हमारे लिए वीटो यूज नहीं किया है। मतलब रिसेंटली एकदम शुरू की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अभी जब सोवियत दोस्त था तब वो सोवियत था, अब अकेला रशिया की बात कर रही हूँ। तो ये समझने वाली बात है कि हमारे पक्ष में कोई इस तरह नहीं खड़ा रहेगा कि भाई वो वीटो इस्तेमाल करे। इसीलिए हिम्मत होती है इज़राइल की भी। हाँ, वो अपनी नीतियों में सही हो सकता है कि भाई दुश्मन को उगते से ही मतलब दबाना चाहिए, लेकिन यही नीति अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये दुनिया हमारे पे टूट पड़ेगी और हम पे तरह-तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। अब सोचिए जब पोखरण में सिर्फ परीक्षण किया था, परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, तब भी हमारे देश को बहुत सारे प्रतिबंध भुगतने पड़े थे पूरी दुनिया की तरफ से। ये बात अलग है कि हमारी अंदर इन हाउस मार्केट ही इतनी ज्यादा है कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ये एक्शन लिए गए थे। अब दूसरी बात ये है कि इज़राइल जब बना था तो उसको वहां पे गल्फ में बनवाया गया, क्योंकि जब यहूदियों को अपने एक अलग देश की जरूरत थी। अब हम थोड़े हिस्ट्री में जाएंगे कि ईरान से उसका संघर्ष क्यों चल रहा है। तो जब इज़राइल की रचना की गई, यहूदियों को बनाने के लिए देश चाहिए था, तो देखने वाली बात है कि बनवाया है अमेरिका ने और यूरोप ने, लेकिन इनमें से किसी भी देशों ने अपने देश में से जमीन नहीं दी, बल्कि गल्फ में जबरदस्ती जाकर और ये पैलेस्टाइन को मतलब दबा करके वहां पे जमीन देकर वहां इज़राइल का स्थापन किया गया। अब जब उसकी स्थापना हुई तो अब समझने वाली बात है कि कोई भी देश अगर अपने पे जबरदस्ती किसी दूसरा देश बना के थोप दिया जाए तो संघर्ष होना बिल्कुल लाजमी है। और वहां पर वो गल्फ का पूरा जितना कॉन्टिनेंट है वो पूरा मुस्लिम धर्मी है। अब उनके बीच में आप अगर यहूदी धर्मियों को बसाएंगे और वो भी जबरदस्ती से जमीन पचाकर, तो संघर्ष वो तब से चल रहा है। अब धीरे धीरे जो दूसरे गल्फ के देश हैं वो अमेरिका की तरफ चले गए हैं, लेकिन ईरान अभी तक पैलेस्टाइन के हक में खड़ा है
और जी। बस यही संघर्ष की सबसे बड़ी वजह है कि भई वो चाहता है कि जो पैलेस्टाइन है उस पर हमले बंद हो और हुँ, उसके लिए फिर वो टूथ फॉर टैट वो वाली नीति इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इज़राइल लाख कहने के बावजूद, यूनो को कहने के बावजूद बंद नहीं कर रहा है हमले। और हुँ, देखिए मयूरी का एक बात तो होती है कि लड़ती भले 2 देशों की सरकार है या नेताओं के अहम की वजह से ये लड़ाइयाँ लंबी चलती है, जी, चाहे पुतिन हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे खुमैनी हो, लेकिन इसमें जो होती है कैज़ुअलिटीज़ वो सामान्य जनता बहुत भुगतती है। जी, जो जिंदा रहते हैं उन्हें जिंदा रहने के मतलब परेशानी होती है और जो मर गए उन्हें फिर कहते हैं कफन तक नसीब नहीं होता है। जी, तो ये बहुत त्रासदी झेलनी पड़ती है पॉपुलेशंस को। जी, अब देखिए आज तक अपन ने नहीं सुना इतने युद्ध हुए, लेकिन किसी कोई टोच का कोई प्रमुख या नेता या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मरा हो। अभी भी जैसे सुनने में आया कि खोमेनी बंकर में चला गया है। जी। अब इसमें इसमें भुगतेगा कौन? ईरान की हुँ, प्रजा। हुँ, तो मैं तो इस युद्ध जैसी चीज को ही बिल्कुल बेईमानी मानती हूँ, क्योंकि आज तक हम इतिहास से लेके अभी तक देख लें, हुँ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया ही नहीं है जी, युद्ध करके। जी, 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 बल्कि वो बिल्कुल। समस्या जो है वो जी, मतलब एक स्वरूप बदल के दूसरा स्वरूप ले लेती है। राइट, तो बिल्कुल, वो जी। हमें लगता है कि एक हुँ, समस्या खत्म हो गई, लेकिन वो हुँ, स्वरूप बदलता है। जी। जी, मयूरिका। जी, बिल्कुल। तो ये बहुत सोचने लायक बात है कि सभी देशों के बीच अब गुंजाइश खत्म होती जा रही है और छोटे-छोटे मसलों पर पहले ही रशिया और यूक्रेन सालों से लड़ रहे हैं। भारत-पाकिस्तान के बीच भी युद्ध जैसे हालात बन गए थे और अब ईरान और इज़राइल का ये जो युद्ध है देश दुनिया में ये जो युद्ध चल रहे हैं आगे चलकर आने वाले कुछ साल मैं 10 या 20 साल की बात कर रही हूँ, 1-2 साल की नहीं कि आने वाले 10-20 साल में शायद ये पूरा सिनेरियो बदल सकता है। मदन जी के पास चलूँगी। मदन जी अ, आने वाले 20 सालों में देश दुनिया को कहाँ देख रहे हैं, जिस तरह से युद्ध के माहौल बनते जा रहे हैं? हम जो है डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है जो देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज़ ऑलवेज़ अ परमानेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो है भारत जो है, जब अगर अपने 20 सालों को देखेगा तो भारत जो है 2047 को देख रहा है, जी। जब वो अपने आप को जो है विश्व में जो है एक विकसित शक्ति के रूप में जो है अपने आप को रखना चाह रहा है। हुँ, जहाँ तक बात है जो अमेरिका की, जो अमेरिका यहाँ पे क्यों नहीं वॉर रुकवा रहा है, तो हर एक देश की जो है अपनी हुँ, नीतियाँ होती है, उनके हुँ, अपने इंटरेस्ट होते हैं। वो अमेरिका को हथियार बेचना है, अगर हुँ, लड़ाई नहीं होगा तो हथियार कहाँ से बिकेंगे। जी। तो आप देखिएगा जो वो मिडिल ईस्ट को जो है वहाँ पे एक अनस्टेबिलिटी पैदा करके जो है, चाहे वो अरब स्प्रिंग्स के द्वारा हो या आप यहाँ इराक में एक जो है केमिकल वेपन्स का बहाना लेकर जो है उन्होंने युद्ध करवाया और अपने हथियार बेचे। उन्होंने हुँ, जो है तो अघोषित तौर पे सबको हथियार दिए हैं और अपने मार्केट को बढ़ाया है। तो जी। जो 20 साल हो या आगे आने वाले 50 साल हो, हुँ, उसमें जो है आप देखिएगा जो किस तरीके से जो है विश्व जो है हमेशा जो है अपने इंटरेस्ट पे चलेगा। जो हुँ, कोई हुँ, भी जो देश होगा वो भारत जैसा जो है बहुत कम देश होते हैं जो जो अपने स्टेबिलिटी को चाहते हैं। वो चाहता है जो हम भी सुखी हो और हमारे जो है पड़ोसी भी सुखी हो। जी, जी। लेकिन जो कैपिटलिज्म पे देश चल रहा है, जो देश जो है तो ये चाहता है जो हम हथियार बेच के अपनी उन्नति करे। आप देखिएगा जो भारत से जब हुँ, 1947 से पहले तब भारत गुलाम था, तो भारत के बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो हुँ, ब्रिटेन लेके चला गया। और आज वो कहता है जो हम गरीब हैं, हमें जो है भूखों नंगों का देश कहा जाता था जी, पहले। आप जी। चर्चिल को देखिएगा तो हमारे ही रिसोर्स को लेकर जो है वो चले गए और हुँ, हमें ही जो है वो ताना दे रहे हैं। तो आप देखिएगा मिडिल ईस्ट को जो है अभी वो अनस्टेबल करके अपने हथियार बेच रहे हैं। तो जी। आने वाले 20 वर्ष हो, 25 वर्ष हो या 30 वर्ष हो, आप हुँ, देखिएगा जो ये अनस्टेबिलिटी जो है, जो ताकतवर देश होगा वो दूसरे देश को जो है सताएगा ही। आप चाइना को देख लें, जी। चाइना जो है तो साउथ अफ्रीका में जाकर जो है वहाँ पे उनके जो रेयर अर्थ मेटल है जैसे लिथियम है, उन सब चीज़ों को जो है ले रहा है, उन पे जी। कब्जा कर रहा है, उनके रिसोर्स को अपने ओर ला रहा है, ताकि वो पूरे विश्व पे जो है अपना एक
प्रभाव डाल सके। तो इस हम्म तरीके के मामले जो है आगे भी होंगे, चाहे वो हो सकता है अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हम्म हो या हम्म कोई और देश हो। जी। सर एक और सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है कि ईरान और इज़राइल के बीच ये जो जंग की स्थिति पैदा हो रही है, इसमें रशिया और चीन, ये दोनों का रुख कैसा रहेगा? मुझे लगता है जो वो खुलकर तो ईरान के समर्थन में नहीं आएँगे, हुँ, लेकिन उनका समर्थन जो है एक तरीके से ईरान की तरफ रहेगा, जी। क्योंकि वो जो है अमेरिका को जो है यहाँ से वो डिसेबल करना चाहते हैं। हुँ, और हुँ, जो आप गठजोड़ देखिएगा वो रसिया और चाइना का जो है वो हुँ, एक साथ हो रहा है, और वो हुँ। भारत के लिए भी थोड़ा-सा चिंता का विषय है, लेकिन वो पूरे विश्व के लिए भी चिंता का विषय हो, चाहे वो कोई भी गठजोड़ हो जो मतलब विकास को जो है किसी के संप्रभुत्व को जो है वो नुकसान पहुँचाता हो अगर। जी, तो ये सिनेरियो जो पैदा हो रहा है वो ना सिर्फ़ 2 देश जिसके बीच ये जंग चल रही है उसके लिए, लेकिन आस-पास के देश और मित्र देश किस तरह का रुख अपनाते हैं, इस पर भी बहुत सारा डिपेंड हो जाता है। मैं ज्योति मैम के पास फिर से चलूँगी। ज्योति मैम, इज़राइल और ईरान के इतिहास के बारे में आपने बात की, हिस्ट्री के बारे में बात की। इज़राइल छोटा देश है, ईरान इतना बड़ा देश है, लेकिन इज़राइल की ऐसी क्या ताकत है जो ईरान पर भारी पड़ता जा रहा है? जो सबसे बड़ी बात है तो वो है इज़राइल के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। हुँ, तो जब अस्तित्व की लड़ाई आती है ना तो उसमें जो जुनून होता है ना तो उसको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। जी। तो वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है और टेक्निकली वहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो बहुत एडवांस है जी। और उस हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हमें भी दिया है। तो हुँ, वो लोग भी जानते हैं कि अब अगर दुनिया पर राज करना है, तो टेक्नोलॉजी में मास्टर होना पड़ेगा। तो सब देश जो आगे मतलब बढ़ना चाहते हैं, एक महासत्ता बनना चाहते हैं, तो वो एक दूरदृष्टि पकड़ के चलते हैं। फिर हुँ, जिसमें उसकी सही हो जाए तो वो फिर महासत्ता बन जाता है। जैसे अमेरिका की नज़र हमेशा से क्रूड पे रही थी। अब मैं हुँ, ये बात कहूँगी कि विश्व पे असर कैसे पड़ेगा? क्योंकि ईरान के साथ कहीं भी युद्ध होता है ना और पर्टिकुलरली अगर गल्फ कंट्री में, तो हुँ, सबसे पहला असर होता है क्रूड के भावों पे। जी। और जिसे हम ये ब्लैक गोल्ड कहते हैं, उसका अगर भाव बढ़ता है तो सोचिए हर जगह भाव बढ़ जाना है। क्योंकि हर चीज़ आजकल पेट्रोलियम पे डिपेंड है, ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है, लेकिन हुँ, बहुत जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स है वो पेट्रोलियम से ही होती है। तो वो सब चीज़ें फिर महँगी होती चली जाती है। तो एक जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो ये होगा। अच्छा, अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये है कि हुँ, उसको सारे क्रूड पे नियंत्रण चाहिए क्योंकि वो समझता है कि क्रूड की वजह से वो पूरे देश को अरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकता है। जी। चाइना की नीति ये है कि वो रेयर अर्थ अभी जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है पर्टिकुलरली ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया है पिछले हुँ, दशक से, उसके हुँ, बाद रेयर अर्थ की बहुत जरूरत पड़ गई। तो ये चीज चाइना ने भापी है और वो दुनिया भर में उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जी, और ऐसे ही इज़राइल है तो उसने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में बहुत आगे उसने मतलब मास्टरी की है जी। क्योंकि वो जानता है कि अब सॉफ्टवेयर के बिना दुनिया रह नहीं सकती। तो हुँ, ये देखिए ये जो तीनों चीज है ये बहुत जरूरी है और यही वजह है कि कौन किस पे पैसा डालता है या एफर्ट्स डालता है और वो फिर कहाँ तक सफल होता है, 2 चीज़ होती है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब हुँ, जो गल्फ है उसमें आप देखिए इराक का वॉर करवाया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन वहाँ पे वो पूरा एक वो बना रहे थे ग्रुप सारे गल्फ कंट्रीज़ को इकट्ठा करके ताकि क्रूड के भाव जो बहुत सस्ते दामों में अमेरिका ले जाता है और एक्चुअली अमेरिका के पास है क्रूड के भंडार लेकिन उसने अभी अपने रिजर्व में रखे हैं। जी। क्योंकि बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो खोलेगा। अभी वो हुँ, सस्ते दामों से गल्फ में से इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है? जी, तो जी। अब सद्दाम हुसैन को ये बात समझ में आ गई थी कि ये हुँ, इस तरह से चालाकी कर रहा है अमेरिका, इसलिए उसने हुँ, सबको एकजुट करने का प्रयत्न किया।
लेकिन ये बात अलग है कि वो सफल नहीं हुआ और उसकी ये स्ट्रेटेजी सफल ना हो, इसीलिए बहाने से अमेरिका ने उस पर हल्ला बोला। बाद में पता चल गया था कि जिस तरह का मतलब उस पे आरोप लगाए गए थे कि केमिकल वेपन बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी उसको दबाने के लिए, खत्म करने के लिए इराक वॉर की गई। अब देखिए उस वक्त दुनिया को ये हवाला दिया गया फिर बाद में कि भाई वो एक तानाशाह था, उससे हमें इराक के लोगों को मुक्ति देनी थी। अब इराक के लोग सद्दाम हुसैन से मुक्त हुए, लेकिन अभी क्या है उनकी दशा? तो ये है कि अब उसके बाद अपना स्वार्थ निकल गया, उसने सब क्रूड पे कब्जा कर लिया, वहां से अमेरिका निकल गया। तो जिस जनता का हवाला दे के अमेरिका ने ये सब किया था, आज उस जनता के क्या हाल है? यही मैं कह रही हूँ कि एक समस्या खत्म होती दिखाई देती है, लेकिन दूसरी त्रासदी में धकेल दिए जाते हैं। यही बात अफगानिस्तान के साथ भी हुई। उसने अपने मतलब लादेन को ढूंढने के लिए पूरा अफगानिस्तान रौंद डाला, लेकिन पाकिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर बोले हम तालिबान से मुक्ति दिलाएंगे, वहां पे लोकशाही लाएंगे, वो सब हुआ नहीं। अमेरिका रातों रात प्लेन भर के चला गया और उसको मदद करने वाले जो लोकल अफगानी थे वो सब फिर तालिबान की सूली चढ़ गए। तो ये है कि हर देश है और पर्टिकुलरली अमेरिका जैसा जो स्वार्थी देश है, तो ये सब जो पूरी दुनिया में चक्कर घूमता है युद्ध का, तो वो हर देश अपने स्वार्थ के हिसाब से घुमाता है। लेकिन हाँ, बस हमें इसमें सीखना ये है कि हमें वॉच करके समझना है। हम भाई अमेरिका से दोस्ती हो रही है तो हम कूद रहे हैं, या ये सब जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि ये अभी हमें मार्केट की वजह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है दोस्त, वो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के रहेंगे। तो ये जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो फिर इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए कि पाकिस्तान कंटिन्यूअस प्रॉक्सी वॉर किए जा रहा है, आतंकवाद हमले, उसके कितने प्रूफ हम दुनिया को अब तक दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं और वो ना आगे सुधरेगा। तो उससे कैसे निपटना है और हमें अपने तरीके से ही निपटना पड़ेगा, ये हम जितना जल्दी जान ले ये बहुत बढ़िया है। जी मयूरिका। जी बिल्कुल, तो हम सोच तो रहे हैं कि बहुत सारे देश जो हैं अलग-अलग देश वो हमारे फ्रेंड है, मित्र देश है, लेकिन मित्र देश साबित नहीं हुए। ऐसे में 2 छोटे-छोटे सवाल मदन जी से पूछूंगी और उसके बाद हम इस चर्चा को विराम देंगे। भारत जिस तरह से अन्य देशों को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। पिछले वक्त से हमको लग रहा था कि बहुत सारे लोग अब हमारे दोस्त बन गए हैं, लेकिन जो भारत-पाकिस्तान का एपिसोड हुआ उसके बाद ये जो भ्रांति थी वो तो हमारी टूट गई, कोई हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। और एक दूसरा सवाल ज़रूर मदन जी से पूछना चाहूंगी, भारत इसमें जो ईरान और इजराइल है उसमें क्या रुख अपनाएगा? वैसे आपने थोड़ा-सा जवाब दिया, थोड़ा और विस्तृत में इसे समझना चाहूंगी कि भारत क्लियर किस तरह से अपना रुख अपनाएगा? मदन जी। जो अभी का जो अगर आप भारत का रुख देखिएगा और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में विभिन्न देश की यात्राएं की, उससे हमें जो है आपको सीधे तौर पे फायदा नहीं दिख रहा हो, लेकिन किसी भी आप 2-3 देश अगर छोड़ ले, चीन छोड़ ले, अगर आप टर्की छोड़ ले, मलेशिया छोड़ ले, तो किसी ने जो है इस पाकिस्तान का सीधे रूप में समर्थन भी नहीं किया है। ये भी एक डिप्लोमेसी का एक तरीका है। पर अमेरिका तो कर रहा है, अमेरिका ने दोनों भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में रख दिया है। आप देखिएगा जो पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए इंटरेस्ट है, और पिछले कई दिनों से खबर आ रही है जो नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ, वहां पे अमेरिका के एसेट्स भी थे जिसको भारत ने डिस्ट्रॉय किया, और वो एक सीज फायर का कारण बना। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप देखिएगा जो पाकिस्तान और अमेरिका का जो संबंध है वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का संबंध है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको हमेशा धन चाहिए और वो जो है आर्मी रूल्ड स्टेट है, वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। और पाकिस्तान को अगर अमेरिका साथ रखता है तो वो चाइना और भारत दोनों को कंट्रोल कर सकता है। और आप अगर विदेश नीति में देखिएगा तो अमेरिका चाहता है जो विश्व जो हो वो यूनिपोलर हो, और जो आप एशिया जो है वो मल्टीपोलर हो।
तो वहां पे वो जो है भारत को भी थोड़ा सा पावर देना चाहता है, थोड़ा सा जो है चाइना को भी पावर देना चाहता है, ताकि ये अपने में लड़ते रहे और हम इनको सप्लाई जो है तो हथियारों का सप्लाई करते रहे। इसीलिए पाकिस्तान जो है उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और जहां तक अगर हम देखते हैं जो भारत का रुख क्या रहेगा ईरान और आप इजराइल के वॉर में, तो भारत जो है जो नैम की जो है वहां पे भारत आप देखिएगा नैम की नीति अपनाएगा, जिसमें वो किसी भी धड़े के साथ जाकर खड़ा नहीं होगा। और ये भारत के विदेश नीति के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा पहल होगा, क्योंकि अगर वो भारत के अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर भारत को लेना है, भारत इजराइल से अच्छे संबंध चाहिए भारत को, क्योंकि उनके पास जो है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए मदद चाहिए। भारत को अगर भारत इजराइल के साथ चला जाता है तो वो ईरान से उनके संबंध खराब हो जाएंगे, और अगर ईरान से हमारे संबंध खराब होते हैं तो हमारे जो हम 2019 से पहले उनसे तेल ले रहे थे, या हमारे जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे हमारे जो अन्य रिलेशन है ईरान के साथ, वो खराब हो जाएंगे और वो हमें लॉन्ग टर्म में जो है वो भी नुकसान देगा। तो भारत एक न्यूट्रल स्थिति अपनाएगा और वो किसी भी पक्ष में जो है जाकर खड़ा नहीं होगा। जी, यही संभावना फिलहाल दिख रही है कि भारत दूध और दही दोनों में, यानी दोनों देशों के साथ अपने जो संबंध है उसे एक लेवल पर बरकरार रखने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि दोनों देश हो सकता है कि आने वाले वक्त में नुकसानदायक साबित हो। ऐसे में भारत की नीति क्या होगी? कूटनीति, भारत की कूटनीति की परीक्षा पिछले कई वक्त से हो रही है और फिर एक बार होगी कि भारत किस तरह का रुख अपनाता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।